तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर बहुपद। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर भूमिका आपको कुछ समझना होगा। भूमिका ये है, जैसे कि आपने बच्चों पिछले क्लास में कक्षा 8 में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी प्रकार से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई। इतनी चीज़ें आपने पढ़ा है। ठीक है, तो देखो बहुत लोग जो है इसी फार्मूले को ऐसे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बताते हैं। तो ये भी वही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक, ये होता है। और एक चीज़ यही चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाए कोष्टक में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस पे पूरे आपने क्वेश्चन लगाया था और इसको विस्तार से देखा था कक्षा 8 में। ठीक है, इस चैप्टर में बहुपद में आप लोग बीजीय व्यंजक से अगर परिचित होंगे। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं बच्चों? बीजीय व्यंजक देखो मैं बता रहा हूँ, जब कोई चर या अचर, ठीक है, जब कोई चर या अचर किस प्रकार से जुड़े हों, जोड़, माइनस, गुणा और भाग से जुड़े हों, तो वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सबसे बीजीय व्यंजक में जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल जैसे ये 5x स्क्वायर है और प्लस 3x प्लस 8। ठीक है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है, ये पूरा एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक में यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें से ये मिलके बना हुआ है, अकेले तो बना नहीं हुआ है। यहाँ देखो ये 5x स्क्वायर, 3x और 8 इससे मिलके बना हुआ है। तो ये जो जिससे मिलके बना हुआ है ये कहलाते हैं पद, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। ठीक है, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो ये पद कहलाते हैं। ठीक, तो बीजीय व्यंजक किससे मिलके बना होता है? पदों से मिलके बना होता है। अब पद यहाँ पर देखो, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ और प्लस 3y स्क्वायर एक्स ऐसे लिख देता हूँ। अब बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते सर जी इसमें 3 पद हैं। ठीक है, इसमें 3 पद नहीं है। आपको बच्चों जानकारी के लिए बता दें कि जब भी अचर और चर गुणा के साथ या भाग के साथ जुड़े होंगे तो वो एक ही पद कहलाएगा। ये पूरा मिला के क्या कितना पद होगा? एक ही पद होगा, ध्यान रखना। ये भी एक ही पद होगा। ठीक, इसमें 2 पद या 3 पद नहीं कह सकते हैं। क्लियर इतनी बात? अच्छा, ऐसे लिखा रहा है एक्स स्क्वायर बटे 2 1/3 एक्स और 8 ऐसे लिखा रहा है। तो ये भी देखो बटे के रूप में जब लिखा रहेगा तो भी ये 1 पद, ये 2 पद, ये 3 पद, अर्थात 3 पद से मिलके ये बीजीय व्यंजक बना हुआ है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसी बीजीय व्यंजक की बात हो रही है। इस चैप्टर में आप एक टर्म को पढ़ेंगे जिस टर्म का नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद। ठीक है, बहुपद मतलब बहुत सारे पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बीजीय व्यंजक की एक हम लोग खास चीज़ों की बात करेंगे जो कि बहुपद कहलाएगा। और बहुपद किसे कहेंगे? यही बीजीय व्यंजक, जैसे ये लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 7, ये मान लो एक कोई बीजीय व्यंजक है। ठीक है, हम इसको बहुपद कहेंगे। कब कहेंगे बहुपद? बहुपद हम जब कहेंगे, ध्यान सुनना, अभी इसी पे क्वेश्चन है प्रश्नावली में। बहुपद जब, अच्छा एक चीज़ और समझ लो यहीं पर, चर और अचर, चर अचर। ठीक है, चर जो आप अभी ये समझोगे गणित की भाषा में, इसमें जो उपलब्ध ये एक्स वाई जेड पी
क्यू आर, ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर होंगे, ठीक है, उसे ही हम लोग चर बोलेंगे। ठीक है, अचर ऐसी संख्या है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है, वो अचर कहलाती है। जैसे यहाँ पर 2 को ले लें, -3 को ले लें, 1.5 को ले लें, 3/2 को ले लें, ठीक है, पाई को ले लें, ये सभी कैसी संख्या है? अचर संख्या है। तो जब मैं इसमें बता रहा हूँ, जब बीजीय व्यंजक में, जब बीजीय व्यंजक में उपलब्ध चर का मान, चर की घात पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो उसे बहुपद कहते हैं, तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसे है। एग्जाम्पल समझते और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यही एग्जाम्पल मैंने मान लो लिया था, एग्जाम्पल इसमें जो चर की घात है कितना, देखो चर की घात इसमें 2 है, इस पद में, इसमें चर की घात 1 है, और चर के यहाँ पर अगर माने तो 0 है। क्यों 0 है? ऐसे देखो x⁻0, ठीक है। तो यहाँ पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? पूर्ण संख्या आप लोग क्लियर होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या होती है। तो चर की जो अधिकतम घात या चर की जो घात होगी वो कैसी संख्या होगी? अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इससे नहीं मतलब है कि वो पूर्णांक पर बहुपद है। जिससे पूर्णांक पर बहुपद कैसे होते हैं? पूर्णांक पर बहुपद, पूर्णांक पर बहुपद कैसे हो जाएगा? देखो -3x² + 8x + 7, ये सभी क्या है? जो x² का गुणांक है, ये देखो बच्चों गुणांक भी समझ लो एक शब्द, जो यहाँ पर चर है उसके जो गुणा में लगा हुआ है उसी को कहते हैं गुणांक। ठीक है, तो ये x² गुणांक कितना है? -3, ये x का गुणांक कितना है? +8, और ये क्या है? अचर। ठीक है, अचर राशि है। तो हम यहाँ पर क्या बताते हैं? पूर्णांक पर बहुपद। तो यहाँ पर देखो जो ये सब है, -3 है, 8 है और 7 है, ये क्या है? सभी पूर्णांक हैं। ठीक है कि नहीं है? ये सभी क्या है बच्चों? पूर्णांक। -3 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया, ये सभी कैसी राशियाँ हैं? पूर्णांक है। अच्छा, अब यहीं पर बहुपद जो हो सकता है वो हो सकता है परिमेय संख्याओं पर भी। परिमेय संख्याओं पर कैसे? देखो यहाँ पर 2/3 x², 8/7 x, 2/3, तो ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। देखो ये सभी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद चाहे पूर्णांक पे हो चाहे परिमेय संख्या पर हो। एक बहुपद और भी हो सकता है, इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, जैसे √3 x² + 4x - √7। तो ये जो परिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्याओं पर आधारित परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्याओं, वास्तविक संख्याओं पर आधारित बहुपद है। सॉरी भाई, ये परिमेय संख्याओं पर आधारित, ठीक, और ये पूर्णांक पर, और ये क्या है? वास्तविक संख्याओं पर आधारित, वास्तविक संख्या है पर आधारित ये बहुपद है। ठीक है, देखो हमने क्या बताया कि जो चर होगी उसमें उसका घात अगर पूर्ण संख्या है, यहाँ x के घात पे 2, x की घात पे 1 पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद कहलाएगा। अब चाहे वो पूर्णांक पे बहुपद हो, चाहे परिमेय संख्या पे हो, चाहे वास्तविक संख्या पे हो। इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं जब पूछा जाता है कि बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये कन्फ्यूज, सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? पता नहीं है, तो दिमाग में बैठा लो, समझ लो, ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो x की जो घात है, चर की घात है, वो पूर्ण संख्या है। अब समझते हैं बहुपद क्या नहीं होगा। तो बहुपद क्या नहीं होगा इसको समझो। बहुपद कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा? नोट करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे देखें, बहुपद जब चर की घात, जब चर की घात ऋणात्मक होने लगे। कैसी? ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव, और चर की घात पे रूट लगा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? और ये तो रूट मैंने एक
बता दिया रूट का वैल्यू जो होता है 1/2 ही होता है, तो रूट लगा रहे या उसका घात भिन्नात्मक हो, भिन्नात्मक हो। पहले चर की घात निगेटिव, चर पे रूट लगा रहे, घात भिन्नात्मक हो, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो वह बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल लेके बताते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहीं पर, जब भी चर जो है ये बटे के नीचे आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बटे के नीचे अगर किसी भी बीजे व्यंजक में अगर चर बटे के नीचे है तो वो बहुपद नहीं होगा, तुरंत बता देना बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप इतना तक वीडियो देखे हैं और समझे हैं तो अभी प्रश्नावली आपको बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। तो जैसे अगर लिखा हुआ है 2x⁻² प्लस 8x प्लस 7, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो इस बीजीय व्यंजक में जो चर की घात है x⁻² आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, सीधे सी बात। ठीक, ये देखें अगला एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, लिखा है √x - 3x + 3 है। तो मैंने क्या बताया, जो चर के ऊपर अगर रूट लगा हुआ तो बहुपद नहीं होगा। तो ये देखो x ये चर है और इसके ऊपर रूट लगा हुआ, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक, इसमें देखो √3t, तो यहाँ पर अचर राशि पे तो रूट लगा हुआ है, यहाँ पर चर पे भी लगा हुआ है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझाइए किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात ऐसा हो जा रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, ये हो जा रहा है, रूट लगा हुआ है और भिन्नात्मक है, या नीचे कभी आ जा रहा है चर बटे के नीचे, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत ही आसानी आपको होगी। तो चलिए मैं इसमें अच्छा इसी के साथ अभी कुछ और समझ लेते हैं ताकि आप लोग को प्रश्नावली लगाना आसान हो जाए। ठीक, तो अभी आपने सीखा कि बहुपद क्या होता है और उसके कुछ टर्म के भी बारे में भी सीखा। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं बहुपद। देखो एक मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, बहुपद। ठीक है, बहुपद कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, x² - 2x + 3। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, बहुपद ये ऐसे है जैसे हर एक कोई का नाम होता है, उसी प्रकार बहुपद को हम लोग नाम एक रख देते हैं, जिसको रख देंगे f(x). अब ये नाम चाहे f(x) रख दें, p(x) रख दें, कुछ भी रख दें, उससे नहीं मतलब है। लेकिन यहाँ पर बहुपद को इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि f(x) बराबर x² - 2x + 3। ये एक बहुपद है, इसको समीकरण नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मात्र इसका डिनोट करने का, प्रदर्शित करने का एक रूप है कि हमने पहले ऐसे लिखा हुआ था बहुपद, अब हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, f(x) बराबर x² - 2x + 3। ठीक है, तो इस बहुपद में अगर देखें तो मैंने पदों के बारे में बताया, तो पदों की संख्या कितनी बच्चों, पदों की संख्या बताओ। अरे देखो ये वाला एक पद, ये 2 पद, ये 3 पद, मतलब पदों की संख्या कितनी है, 3। एक चीज़ समझ जाओ, अगर किसी भी बहुपद में ये प्लस माइनस कुछ भी लगा हुआ है और उसके बाद या पहले जो टर्म लिखा हुआ है तो वही चीज़ अलग कर देगा। तो जैसे देखो यहाँ पर क्या था, x² - 2x और +3, ये सभी क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे बच्चों। पद कौन कौन से हैं अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आप लोग को, तो x² एक पद और -2x और +3 ऐसे। तो इस 3 पदों से मिलके ये बना हुआ है बहुपद। ठीक है, तो ये समझ जाइए जैसे आपके हाथ पैर को मिला के आपका शरीर बनता है, उसी प्रकार से ये पदों को मिलाकर क्या बनता है, ये बहुपद बनता है। और पद के भी देखो क्या होते हैं, इसका भी गुणनखंड कर देंगे तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं है। इसका कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये तो भाई
राजा है ही अपने आप में, ये अचर है, ठीक है, तो इसका कुछ करना ही नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, समझ पा रहे हैं। तो किसी भी बहुपद में पदों की संख्या बता लोगे जाओगे, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, ये पे समझ लो गुणांक। गुणांक गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट बोला जाता है। तो गुणांक क्या होगा इसको समझिए। देखो, जो यहाँ पर चर हैं, ठीक है, जो चर है उसके साथ जो गुणा में लगा हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी भी चर राशि के साथ गुणा में कुछ नहीं है तो उसके साथ गुणा में एक माना जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक माना जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से एक्स का गुणांक -2 बच्चों, यहाँ पर देखो। और अचर राशि, अचर क्या है, 3 हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है इतना चीज़ें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर फिर अगर एक पद मैं और लेता हूँ जिसको जी ऑफ वाई से हम लोग डिनोट करेंगे, -2y² + 7y में कितने पद हैं। मैंने इसमें पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या 2 पद हैं। कौन कौन से पद, कौन से हैं भाई, पद -2y² एक पद और 7y, क्लियर है, ये चीज़ें हो गई, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि y² का गुणांक कितना है, y² का गुणांक तो कितना हो जाएगा बच्चों, -2। y का गुणांक क्या है, y का गुणांक 7 है, ठीक है, क्लियर है, हो रहा है इतना चीज़ें, ठीक। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ समझ लो, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, अब के बाद दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। तो ये एक एग्जांपल दूसरा था और ये एग्जांपल फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, p ऑफ x इक्वल टू है x⁻6 - 5x⁻4 और +3, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो कितने पद हैं, 3 पदों से मिलकर ये बना हुआ है, ये बहुपद 3 पदों से मिलकर बना हुआ है। एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ये भी पता कर लें कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद है ये, क्योंकि x की घात पे 6 पूर्ण संख्या, x की घात पे 4 पूर्ण संख्या और यहाँ अचर राशि, तो ये सभी पूर्ण संख्या से बिलोंग कर रहे हैं इसकी घात, तो ये बहुपद है। कितने पदों से मिलकर बना हुआ है, पदों की संख्या कितना हो जाएगी, पदों की संख्या 3, ठीक है। अच्छा, चर कितने हैं इस बहुपद में, चर कितने हैं, चरों की संख्या, चरों की संख्या 1, क्योंकि x ही चर है, ठीक है, तो ये चरों की संख्या हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पर एक और चीज़ आपको बताना होगा, मैंने गुणांक भी बोल दिया था, अगर x⁻6 का गुणांक मैं पूछूंगा तो 1 बताओगे, x⁻4 का गुणांक -5 बताओगे, अच्छा राशि 3 है, तो ये आप गुणांक भी बता लोगे। अब यहाँ पर पूछा जाता है बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये समझे। तो क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखें इस बहुपद में जो पद है उस पद का अधिकतम घात कितना है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो इस पद में जो पद में चर की जो घात है अधिकतम वो 6 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घात p ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, घात p ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो समझ लेंगे कि जो कुछ भी बहुपद होगा उसमें जो पद के चर की जो अधिकतम घात होगी वही क्या कहलाएगा,
बहुपद का, वो सॉरी घात कहलाएगा। ठीक, क्लियर है। अच्छा, यहीं पर और भी समझ लेते हैं हम लोग। ये इम्पोर्टेंट है, चरों की संख्या, मतलब किसी भी बहुपद में कितने चर हैं। तो यहाँ पर एक ही चर है, ठीक है। दो चर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकता है, इधर देखें। जैसे मैं कोई 2x² y प्लस 3xy प्लस 8, ठीक है। तो इसमें कितने चर हैं, इसमें दो चर हैं, x और y। तो चरों की संख्या कितनी है बच्चों, चरों की संख्या दो। कौन कौन, x एंड y, ठीक, ऐसे। तो ये दो चरों वाले भी बहुपद हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बहुपद के बारे में समझ लिया, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, और अधिक डिग्री पढ़ लिया, ठीक है। पदों की संख्या पढ़ लिया, ये सब सारी चीज़ें जान ली। अब यहाँ पर समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या क्या हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर बहुपद के प्रकार, ठीक। देखो, बहुपद के जो प्रकार होंगे वो यहाँ पर दो प्रकार के होंगे। एक होगा पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक, और एक होगा घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक। समझेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पदों के आधार पर एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदीय बहुपद, जिसको मोनोमियल भी बोला जाता है, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस वाले बहुपद में एक ही पद होता है। जैसे ये 5x 8x माइनस 3x, ये क्या है, एक पदीय बहुपद है, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पर, मैंने जगह यहाँ पर कम हो गया है भाई, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, ठीक है। यह द्विपद भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है बाइनोमियल, बाइनोमियल। इसमें, इस बहुपद में दो पद होते हैं, 5x और प्लस 8 कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो ये दो पद है, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें कितने पद हैं, दो पद बहुपद हैं, ठीक। इसके बाद होता है त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये त्रिपदीय मतलब तीन, इसमें तीन कितने पद होंगे, तीन पद होंगे, ऐसे। तो ये त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्थ बहुपद हो सकता है, या इसके बाद जो बहुपद होते हैं, जो भी अगर मान लो उसमें चार पद हैं, तो वो उसको केवल बहुपद ही हम लोग बोल देते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ पाया। अब यहाँ पर देखते हैं, एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें उसके टर्म जो होते हैं वो शून्य होता है, पद जो होते हैं वो शून्य होता है, तो उसको शून्य बहुपद बोला जाता है। इसको समझते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर क्या है, यहाँ पर रैखिक बहुपद पूछा जाता है कि बताइए ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है, तो रैखिक बहुपद, ध्यान से देखेंगे, रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में उपलब्ध चर का घात एक होता है, जैसे ये 2x प्लस वाई प्लस 7, ये है। तो इस बहुपद में जो चर है उसका घात कितना है, एक है। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो ये क्या है, एक रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है, ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लो, 2x प्लस 7, ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि चर की अधिकतम घात एक है, ठीक। तो ये रैखिक बहुपद होगा। दूसरा, द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है द्विघात बहुपद है कि नहीं है। मतलब जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद। जैसे 2x² प्लस 8x प्लस 7, तो ये 2 घात बहुपद, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद। इसके बाद होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है, जिस बहुपद में उपलब्ध पद के चर की अधिकतम मान 3 होगी। जैसे 3x³ प्लस 8x² प्लस 6x प्लस 5, तो इसमें 3 चर की अधिकतम घात 3, इसलिए ये त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से चतुर्घात बहुपद जिसके 4 घात हों। ठीक है, और इसी प्रकार से और भी बना सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली पर आएंगे और आपको क्वेश्चन लगवाएंगे, और क्वेश्चन अब आपको लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग प्रश्नावली में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों 2.1 जैसा कि देख पा रहे होंगे, 2.1 लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक चर में हमने बताया था कि बहुपद में एक चर या 2 चर का भी बहुपद हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, पहला है ऐसे लिखेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे रख देता हूँ और आपको समझाते हुए चलता हूँ। देखेंगे, देखिए प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि है 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। ठीक है, तो इसमें ये एक चर वाला बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखा कौन कौन नहीं है, कारण के साथ निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये हम लिखेंगे चर x, अतः यह एक चर में बहुपद है। ठीक, एक ही चर है तो एक चर में हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा है y² प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें y² और प्लस √2, तो ये भी एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो चर क्या हो जाएगा y, अतः यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखें, इसके बाद है तीसरा नंबर 3 और √t दिया गया है और t √2 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो जो चर की जो घात है, ठीक है, चर की जो घात है वो कैसा है, मतलब इसमें रूट आ गया इसके ऊपर। तो ये जब रूट आ जाता है किसी भी बीजीय व्यंजक में, जो चर होती है उसके ऊपर रूट आ जाता है, तो वो बहुपद होता ही नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे सिंपल सी बात है, जब ये बहुपद है ही नहीं तो हम इसमें क्या बताएं। ठीक है, तो लिख देंगे यह चर की घात भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक है, अतः
यह बहुपद नहीं है। ठीक, ऐसे बस। चौथा नंबर में देखेंगे y प्लस 2/y। यहाँ पर देखो क्या ये बहुपद है। सबसे पहले तो यही चेक करना होगा कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो देखो बट्टे में क्या आ गया, चर आ गया। हमने बोला था जब बट्टे में चर आएगा तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे। अच्छा, एक रूल आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि जब ऐसा होता है कि a पावर -n, तो इसको हम a 1/a पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके बराबर इसको लिख सकते हैं तो इसके बराबर इसको भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए y के पावर कितना है, 1 है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसे तो हो जाएगा 2y पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चर की जो घात है वो कैसे आ जा रही है, ऋणात्मक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ चर y की घात ऋणात्मक है, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक, ऐसे। इसके बाद और आगे बढ़ें तो चौथा नंबर में दिया हुआ है x पावर 10 प्लस y पावर 3 और प्लस t पावर 50। इसमें देखो कितने चर हैं भाई, इसमें चरों की संख्या 3 है। चरों की संख्या 3 और चर कौन कौन से हैं, x, y, t। यहाँ पर ध्यान दें, भले चर 3 है लेकिन सभी का जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो जब सभी के चर अगर घात जो है पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ चरों की घात पूर्ण संख्या है, अतः यह एक बहुपद है। क्लियर थोड़ा बातें, ठीक है, यह एक बहुपद है। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, देखें, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो हमने गुणांक आप लोग को बताया कि गुणांक कैसे लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक करके बारी बारी से। तो दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर है, पहला दिया गया है 2 प्लस x² और प्लस x। तो देखो यहाँ पर जो बहुपद होता है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ठीक। तो ये देखें, तो जो यहाँ पर बहुपद होंगे और जो उसके पद होंगे उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, मानक रूप। मानक रूप में लिखने के लिए कैसे, जैसे देखो यहाँ x पावर 2 है बीच में, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x² प्लस x प्लस 2। मतलब जो चर होगा, चर की घात जो होगा उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं। तो ज़्यादातर जो चर होता है उसको हम लोग घटते क्रम में ही लिखते हैं, उसके घातों को। ठीक है, तो देखो x² 2 हो गया, x1 हो गया, ये हो गया। ठीक, तो इसमें देखो हमें पूछ रहा था x² गुणांक, तो x² गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या गुणा है, कुछ नहीं, एक ही गुणा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा नंबर देखें, 2 माइनस x² और प्लस x³। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चूँकि मानक रूप में लिखने के लिए नहीं कहा है, हमें केवल x² गुणांक पूछा है, तो हम x² गुणांक बता दे रहे हैं। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। x² का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो -1, तो x² का गुणांक -1। ठीक, ऐसे हो जाएगा।
तो ये आंसर हो गया। उसके बाद देखें तीसरा नंबर है π/2 और एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है। तो एक्स स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर में देखेंगे √2x-1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का तो पद ही नहीं है। ठीक है, तो जिसका पद नहीं है तो उसका हम लोग पद बना सकते हैं। ऐसे देखो एक्स स्क्वायर और इसके गुणा में 0 लगा देते हैं और प्लस √2x-1। तो ये 0 ही है, मतलब कुछ नहीं है, लेकिन हमें चूँकि गुणांक बताना था तो इसलिए हम ये ऐसा कर लिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको प्रश्नावली 2.1 का सेकंड तक क्वेश्चन करा दिया। अब यहाँ पर थर्ड, फोर्थ, 5 और भी क्वेश्चन है, तो इसको मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा बताए हुए सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो समझ में आए तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।